कौन सा बेटा? अच्छा, वो जो कंप्लीट करना था। हाँ हाँ हाँ, पहले वो वही कराता हूँ। ठीक है, पहले वो कराता हूँ। हाँ बेटा, कौन सा क्वेश्चन था वो? ईयर बताना। 1 मिनट, वो निकाल लेता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मेरे पास। यही था ना जो मैं लिखा हुआ खोला हुआ है मैंने, यही है ना? नहीं, ये तो उसका है। यही है। यही। ये था मई 2013, पेपर 21, क्वेश्चन नंबर 3। यही था ना बेटा? इसको तरह से रिव्यू कर देते हैं जो हैं इस सवाल के अंदर। थोड़ा सा सवाल पढ़ के रिव्यू करते करते फिर मैं आखिरी रिक्वायरमेंट करा देता हूँ। 9 मार्क्स की रिक्वायरमेंट हमने सॉल्व कर ली थी, और हम कैलकुलेट कर, बल्कि हमने ये सारा कर लिया था, ए और बी पॉइंट कर लिया था, हमें सी पे आना था। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब J316, ऐसा ही है ना? ये सब हमने कर लिया था, बस फिर तो सही है। अब मैं आपको ये शुरू करा देता हूँ। रिक्वायरमेंट सी, रिक्वायरमेंट सी में आपसे कहा जा रहा है कि आप कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाइए, और उसके ऊपर आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको जो बात की वो ये है, बेजिरी लिमिटेड हैज बीन आस्क्ड टू कोड फॉर जॉब रेफरेंस J316 that would use the following: direct material 5625 kg, direct labor department A 1500 hours, direct labor department B 1200 hours। तो कॉस्ट कैलकुलेट करना, 11 नंबर उसने इस बात के दिए हैं, तो मैं आपको दिखा दूं कि उसने 11 नंबर आपको किस बात के दिए हैं, क्योंकि इतना आसान सी बात है। टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब थ्री 116। कोई बात समझ में ना आए तो फौरन माइक ऑन करके बता दीजिएगा। अच्छा जी, कॉस्ट से क्या मतलब है कि सबसे पहले आप मटेरियल, फिर लेबर, फिर ओवरहेड, ये तरतीब होती है जो मैंने कल क्लास में बताई थी। तो डायरेक्ट मटेरियल इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना यूज किया गया, उसने सवाल में कहा कि 5625 किलो जो है वो मटेरियल इस्तेमाल किया गया। मटेरियल का रेट आपको सवाल में दिया हुआ है 2.48, सवाल में ऊपर दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लाई कर देंगे 2.48 से, क्या आ रहा है ये? मैं खुद कर रहा हूँ, शाबाश, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 13950 13950 ये आपका मटेरियल लगा था। आप सुनिएगा जरा, डायरेक्ट लेबर कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट लेबर के आर्ट्स आपको दिए हुए हैं, रेट आपको मालूम है। तो डायरेक्ट लेबर जो है वो डिपार्टमेंट ए की और डिपार्टमेंट बी की कैसे निकलेगी, देख लीजिएगा। अब डिपार्टमेंट ए के कितने आर्स यूज हुए हैं, 1500। डिपार्टमेंट बी के कितने आर यूज हुए हैं, 1200। अब उसके अंदर सवाल में ही आपको सीधा सीधा रेट दिया हुआ, तो 11 मार्क्स किस बात के हैं कि आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो $10 और $9 सवाल में दिया हुआ है लेबर का रेट, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो 1500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, और इसका 1200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800 आ जाएगा। अब आपका मटेरियल भी हो गया और लेबर भी हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड पे।
प्रोडक्शन ओवरहेड जो डिपार्टमेंट ए की है और डिपार्टमेंट बी की है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड जो डिपार्टमेंट ए की है वो बहुत आसान है, 15 और 12 मिनट लिखे थे। अब आपने पहले ही निकाल लिया है कि आपका जो रेट आया था वो कितना आया था, वो आपने कैलकुलेट किया था, ऊपर कहीं कैलकुलेट होगा। ये देखिए डिपार्टमेंट ए का रेट था 16.25 लेबर आवर, तो 16.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अल्लाह भला करे दूसरा था 11 मार्क्स उसने आपको फ्री के दिए हैं। तो अब यहाँ पर इसको क्योंकि पॉइंट्स में है तो 1500 इंटू 16 पॉइंट। जी बेटा। सर आपने जो डायरेक्ट लेबर निकाला था तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जब ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें टोटल कॉस्ट पूछिए, आप लिख दें प्राइम कॉस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, वरना एंड में टोटल कर लें। हाँ क्योंकि हमने तो टोटल कॉस्ट उससे पूछा है ना, स्टेटमेंट नहीं पूछा। ठीक है, ओके सर। ये आ गया 24,375 24,375। इसके बाद हम आ जाते हैं 1200 इंटू 24, क्या आ जाता है 28,800। अब जरा इन सबको आपने टोटल करना है। इसमें टोटल कॉस्ट में एक और भी कॉस्ट आपको दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये जरा सुनना, अब आपकी कॉस्ट में आ जाएगा एडमिन ओवरहेड। ओवरहेड दो थे, एक ओवरहेड की एडमिन की कॉस्ट आ जाएगी, इसमें भी सारी कॉस्ट मर्ज हो जाती है, तो वो भी एडमिन ओवरहेड क्या किस तरह करना था। तो उसने कहा था कि जितना भी एडमिन ओवरहेड कैसे निकालेंगे हम, देखें हमने रेट निकाला था एडमिन ओवरहेड का, ये देखिए बेटा एडमिन ओवरहेड रेट कितना था, 50% ऑफ, क्या लिखा है 50% ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इसकी डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी कौन कौन सी हैं, मैं जरा आपको निशानदेही कर दूं कि डायरेक्ट प्रोडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। तो इन सबको आप प्लस कर लें, पहले इन सबको प्लस कर लें। 13,950 प्लस 15,000 प्लस 10,800, ये आपका आ जाता है 39,750। इसका सर ये प्रोडक्शन ओवरहेड वाली बात समझ नहीं आई। अच्छा बेटा, पहले मैं जरा आपको समझा दूं, लिख दूं, पहले ये समझ लें कि प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल कितना आया था 39,750। समझाता हूँ, दोबारा से समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है, आप लोग पूछने वाले बनो। 50% रेट हम पहले निकाल चुके हैं, तो इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं अगर हम, तो 50% आ जाएगा 19,875। साहिबा अभी बताता हूँ, दोबारा से सारा बता देता हूँ, इसको टोटल कर लें। ये 11 मार्क्स आपको उसने फ्री के दिए यार, मतलब सिर्फ आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो ये हमने टोटल किया था 39,750 तक तो हम कर चुके थे, इसमें ऐड कर देते हैं 24,375, फिर उसके बाद ऐड कर देते हैं 28,800 और फिर ऐड कर देते हैं 19,875, ये आ जाता है 112,800। ये आपकी जो है टोटल कॉस्ट आ जाती है फॉर जॉब 316। अच्छा अब आप सुनिए जरा लाइबा, आपने जो सवाल किया, बाकी लोग भी अगर करना चाहें तो सवाल कर सकते हैं। वो सवाल ये है कि हम टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है। टोटल कॉस्ट का मतलब है कि मटेरियल प्लस लेबर, ये डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, प्लस ओवरहेड प्लस एडमिन कॉस्ट,
इस सारी मिलाकर आ जाती है टोटल कॉस्ट। अब आपको सवाल में मटेरियल, लेबर आपने निकाला और ओवरहेड निकाला, और एडमिन ओवरहेड जब आप वो निकालने गए तो उसने कहा था कि एडमिन कॉस्ट जो है वो जितनी भी डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होगी ये वाली, इसका 50% जो है वो आपकी एडमिन कॉस्ट होगी। तो इसलिए आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड किया तो प्रोडक्शन कॉस्ट आई 39,750, इसका 50% निकाल दिया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, सवाल में दिया हुआ है। उसने सवाल में कहा था कि जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसका एडमिन ओवरहेड रेट हमने कैसे निकालना था, बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट सवाल में 8,10,000 दी हुई थी और जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए थे 405,000। तो उसकी बेस पर मालूम हुआ कि जितनी भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होगी उसका 50% हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो जाता है। तो इस सवाल के अंदर जो जॉब, पर्टिकुलर जॉब थी, इसकी जो प्रोडक्शन ओवरहेड था वो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो थी 39,750, इसका हमने 50% निकाला तो हमारे पास एडमिन ओवरहेड आ गया। फिर हमने सारी कॉस्ट को जब ऐड किया, मटेरियल को, लेबर को, ओवरहेड को, प्रोडक्शन ओवरहेड को, एडमिन ओवरहेड को, तो हमारे पास आ गई कॉस्ट 112,800। समझ में आती है बात, या किसी और तरीके से समझाएं? हाँ भाई, अब इसकी रिक्वायरमेंट आगे समझ में, आगे जाऊं? सर दोबारा समझा रहे हैं बेटा, कहाँ से समझाना है, दोबारा बोलो। प्रोडक्शन हेड में 1500 और 1200 कैसे आया? 1500 और 1200 कहाँ लिखा है? सर अच्छा, आपने 1500 और प्रोडक्शन 1200 कहाँ से आया बेटा? 1500 और 1200 तो सवाल में दिया हुआ है ना कि आपकी जो लेबर थी वो 1500 आवर्स और 1200 आवर्स हैं। सर तो वो डायरेक्ट लेबर में गिवन था, तो प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए भी वही यूज करेंगे। हाँ बेटा, वो सुन लो, अब जरा सवाल पे, आपके सामने सवाल है, मैं पढ़ रहा हूँ वहां से, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। देखें, इसमें लिखा हुआ है पहले एडिशन इन्फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन ओवरहेड आर टू बी रिकवर्ड फॉर बोथ डिपार्टमेंट ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर। प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो कैसे निकलेगा, चाहे वो डिपार्टमेंट ए हो या बी हो, वो हमेशा डायरेक्ट लेबर आर की बेस पर निकलेगा कि जितने आर्स जो है वो डिपार्टमेंट ए में वर्क करेंगे लेबर, उसके ऊपर जो उसका ओवरहेड रेट आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा। ये बात, ये लाइन से अंडरलाइन कर लो, ये समझ में आ गई बात? यस सर। और इसी के नीचे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर टू बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो हैं वो किसकी बेस पर निकाले जाएंगे, रेट उसका एनालाइज किया जाएगा डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। तो जो बेस होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो इसी तरह हमने बेस यहाँ पर, ये देखें, शायद आपने वाली क्लास नहीं ली थी क्या, ये वाली जिसमें मैंने रेट निकलवाया था, ये देखें। अब आपने जो बी पॉइंट किया था वो इसी के बेस पे किया था कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम कैसे मालूम करते हैं, कि जितना भी ओवरहेड होता है वो हम एनालाइज करना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये एडमिन ओवरहेड है, वो कैसे यूज होता है। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप एक मशीन चल रही है तो उसकी इलेक्ट्रिक यूज हो रही है तो उससे ओवरहेड चार्ज होगा। अब मशीन क्या वर्किंग ज्यादा है, एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर मशीन वर्किंग ज्यादा है, तो जितने घंटे मशीन चलेगी उतना आपका यूटिलिटी ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी। जितने घंटे मशीन कम चलेगी उतना आपकी कंजम्पशन ओवरहेड की कम होगी। इसी तरीके से कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि लेबर इंटेंसिव होते हैं, तो लेबर की बेस पर जब आप काम करते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं, तो लेबर की बात जब जहाँ पर लेबर ज्यादा काम कर रही होती है तो लेबर जितने ज्यादा आवर्स काम करेगी उसी आवर्स के हिसाब से उसकी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ेगी और कम होगी। तो ज्यादा करेगी तो ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी। इसी तरीके से लेबर ने कम काम किया तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो हम इससे निकालते हैं। अब ओवरऑल पूरी फैक्ट्री का तज्जिया हमने कर लिया। इसके बाद इसको आपको इन द मीन वाइल एक ऑर्डर मिला J316, उसमें कुछ यूनिट बनाना थे। तो आपने जो कॉस्ट निकालनी थी, उसने कहा था कि किसी कॉस्ट निकालें जो हमें जॉब नंबर 316 लिए, जबकि मटेरियल उसके अंदर मटेरियल जो है वो 5625 kg इस्तेमाल हुआ हो। तो अब आपको पता था कि मटेरियल हमें जो मटेरियल हम खरीद कर लाए थे, जो हमारी पर टोटल कॉस्ट मटेरियल की थी वो पर केजी 2.48 थी। तो आपको जॉब नंबर 316 पर आपने 5625 kg का मटेरियल लगाया तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.48 से, तो आपके पास मटेरियल की कॉस्ट आ गई। अब लेबर की कॉस्ट कैसे निकाली? अब लेबर की सवाल में दी में इसी जहां पर रिक्वायरमेंट बी लिखा है वहीं पर आपको दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल 5625 kg के नीचे कि डायरेक्ट लेबर ने उस डिपार्टमेंट के अंदर उस जॉब के लिए
1500 आवर्स जो है वो लगाए, और डायरेक्ट लेबर ने डिपार्टमेंट बी में जो है वो 1200 आवर्स लगाए, दोनों लेबर इंटेंसिव थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1500 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा नॉर्मल लेबर का रेट चलता है हमारे पास, और इसी तरह लेबर के रेट से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो डिपार्टमेंट ए में लेबर का रेट था 16.25, और डिपार्टमेंट बी में जो लेबर का रेट था, तो वो 16.25 कहाँ से आया? सॉरी नहीं, पहले सुनिए, जो पहले रेड वाला सुन रहे, रेड से जो लिखा है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कैसे निकाली, ये समझ में आ गई? 1500 और 1200 क्यों दिए हुए, किस तरह दिए हुए हैं? ये सही है, समझ आ गया। अच्छा, अब डिपार्टमेंट जो ए है उसके अंदर लेबर ने काम किया 1500 आवर्स, और डिपार्टमेंट बी में लेबर ने काम किया 1200 आवर्स। अब आपको सवाल में दिया हुआ है कि जो लेबर आपकी काम करती है उसका पर आवर रेट $10 है, और बी का जो है, डिपार्टमेंट बी का जो है वो $9 है। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो लेबर की कॉस्ट आ गई 15,000 और 10,800। यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, अब आ जाए आपके सवाल पर। अब आपको मटेरियल और लेबर तो आ गया, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट तो आपके पास आ गई। अब आपको तीसरी चीज निकालनी थी कि आपका जो है ओवरहेड कितना हुआ। अब आपको ओवरहेड के अंदर पता था कि जो भी ओवरहेड होगा वो जितनी भी लेबर काम करेगी उसके ऊपर ओवरहेड होगा। अब हमें ये नहीं पता था कि ओवरहेड का रेट क्या है, यानी कि जो 16.25 और 24 है ये हम रिक्वायरमेंट बी में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये देखें, रिक्वायरमेंट बी हमने जो सॉल्व की थी उसके अंदर हमने इसीलिए ओवरहेड रेट निकाला था। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का मकसद ही यही होता है कि हम जो है उसके बेस के ऊपर, जो बेस हमने बनाई है लेबर आर है, तो लेबर आर की बेस के ऊपर अब हम ओवरहेड कैलकुलेट कर सकें जो भी दिया हुआ है। तो डिपार्टमेंट ए के अंदर ओवरहेड रेट था, ये देखें फॉर्मूले में लिखा हुआ है आपके पास, डायरेक्ट लेबर आर की बेस पर ओवरहेड है। अब आपका ओवरऑल जो ओवरहेड था पूरी फैक्ट्री का वो 520,000 था, डिपार्टमेंट ए का सवाल में दिया हुआ है, और ओवरऑल जो है वो लेबर ने 32,000 आवर्स काम किए थे। तो आपने एनालाइज कर लिया कि अगर लेबर जो है वो 32,000 आवर्स काम करती है तो 32,000 आवर्स के ऊपर $520,000 के ओवरहेड क्रिएट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेबर जितने घंटे भी काम करती है पर आवर 16.25 डिपार्टमेंट ए में ओवरहेड कैलकुलेट होता है। इसी तरीके से, हाँ बेटा, आपने ये जो ओवरहेड रेट निकाला है इसमें 520,000 को उससे डिवाइड किया ना, 32,000 लेबर आ रहे हैं, सवाल में दिए बेटा, आपके सामने सवाल नहीं है क्या लाइबा? सर है। तो डिपार्टमेंट ए में देखें डायरेक्ट लेबर, डिपार्टमेंट ए 32,000 आवर्स लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट बी में 20,000 आवर्स लिखा हुआ है। जी सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि लेबर आर तो दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट ए के भी दिए हुए हैं कि वर्कर जो हैं वो डिपार्टमेंट ए के हैं जिन्होंने 32,000 आवर्स काम किया है, और 32,000 आवर्स के ऊपर उनकी जो ओवरहेड की कॉस्ट आई है वो 5,20,000 आई है। तो आप मुझे बताएं पर आवर रेट क्या आएगा? तो 520,000 को अगर मैं 32,000 से डिवाइड कर दूंगा तो ओवरहेड मुझे पता लग जाएगा कि मेरा ओवरहेड जो है वो पर आवर पर लेबर आवर 16.25 है। सही। अभी समझ में नहीं आई? आ गया। तो ओवरहेड दरअसल अगर यहाँ पर वो कहता, सुनिए जरा, मैं इसको बात को क्लियर कर दूं, अगर वो देखें मेरी रिक्वायरमेंट बी को मैं चेंज करके पढ़ूंगा, सुनिएगा जरा सब लोग। डिपार्टमेंट बी में लिखा हुआ है कैलकुलेट द फॉलोइंग फोरकास्ट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इस बात से जो मैं चेंज करूंगा बात समझ में आएगी आपके। ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिपार्टमेंट ए, अब ऊपर जो लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन जहां दी हुई है वहां लिखा हुआ है production overhead are to be recovered for both department A and B on the basis of direct labor hour। अगर यहाँ लिखा होता on the basis of direct labor hour for department A और यहाँ पर मशीन आर भी ऊपर दिए होते और लिखता कि on the basis of machine hour in department B, तो डिपार्टमेंट बी में अगर मशीन आर होते और डिपार्टमेंट ए में लेबर आर होते तो हम जो ओवरहेड है उसको लेबर आर से डिवाइड करते डिपार्टमेंट ए के लिए, और मशीन आर से डिपार्टमेंट से बी के लिए डिवाइड करते। तो हम जब प्रोडक्शन ओवरहेड डिपार्टमेंट ए का निकालते तो अगर उसने कहा था कि बेस ऑन लेबर आर तो हम लेबर आर से डिवाइड करेंगे। अगर वो प्रोडक्शन ओवरहेड डिपार्टमेंट बी का कहता कि मशीन आर की बेस पर करें तो फिर हम मशीन आर से डिवाइड करते। तो फिर इस जॉब के अंदर जब हम इस जॉब का डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट निकालते तो उसमें हम देखते हैं कि उस जॉब के लिए मशीन ने कितने आवर्स काम किया, तो डिपार्टमेंट बी की ओवरहेड की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती। अब भी समझ में नहीं आई? सर आ गया। तो आपको ये थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं ना आपको दिमाग बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा, एक एक कैलकुलेशन के ऊपर आपको आगे जाना पड़ेगा, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा इसके अंदर आपको। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट सी की है हमने, अब इसकी रिक्वायरमेंट डी देखें क्या कह रहा है। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ बेजरी लिमिटेड विल कोट फॉर जॉब नंबर J316। अब आपने इसकी जो है वो क्या करना है, प्राइस कैसे निकालेंगे भाई?
तो क्या प्राइस, कैसे प्राइस निकालेंगे, कोई मुझे बताएगा? टोटल कॉस्ट जो आई है वो 1,12,800 आई है। सर 1,12,008 के ऊपर हम लोग 20% प्रॉफिट मार्जिन लगा के देंगे ना, ये हो जाएगी। करिए ना, करिए, बताइए मुझे, यही तो है 20% प्रॉफिट मार्जिन। अब ये कॉस्ट है ना? जी जी। और हमें क्या दिया हुआ है? मार्जिन दिया हुआ है। जी जी, प्रॉफिट मार्जिन। तो क्या करेंगे फिर? सर इसके ऊपर 20% लगाएंगे ना, रुके मैं लगा के करके दिखाऊं या वो भी आपको? चलें खैर, कर देते हैं। रिक्वायरमेंट डी। अब आ जाओ बेटा रिक्वायरमेंट डी पे। वो आपसे कह रहा है कि आप इसकी प्राइस बताइए, यानी कि सेलिंग प्राइस बताइए। उसमें प्राइस से मतलब है सेलिंग प्राइस। इसकी सेलिंग प्राइस बताइए आप ऑफ जॉब 316। मैं मार्कर चेंज कर दूं, आपको शायद नजर से इतना ना हो। तो जॉब 316 की जो पहले कॉस्ट प्राइस आपने निकाली वो निकाली 112,800। सही है भाई? इसमें अब आप ऐड कर देते हैं प्रॉफिट मार्जिन। अब जब प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपको पता है कि आपको दिया हुआ है 20/100, ये मार्जिन है। तो हमें कॉस्ट के साथ मार्कअप लगाना होता है। तो हम मार्कअप कैसे कन्वर्ट करते हैं बताया था मैंने। तो मार्जिन से मार्कअप में जाते हैं तो कम कर लेते हैं, 20 सेम रहता है 20/। सर हमारी प्राइस होगी 1,41,000। गुड। अब जरा पूरी बात सुन लो। जब मार्जिन हमारा 20% है और हमें मार्कअप चाहिए, मार्कअप क्यों चाहिए? क्योंकि कॉस्ट के साथ मार्कअप लगता है। तो 20/100 की जगह हम 20/80 कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो यानी कि इस तरह करेंगे, 1,12,800 112,800 मल्टीप्लाई बाय 20/80। तो अगर आप 112,800 का 20 डिवाइड बाई 80 करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आता है 28,200। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें प्लस 1,12,800। तो आपके पास बिल्कुल सही बताया यूसुफ असलम ने, 141,000 सेलिंग प्राइस आ जाती है। इसमें क्या मुश्किल है? ये आपको पूरा लेक्चर दिया जा चुका है, सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर 316। ठीक है भाई? इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। समझ में आ गई बात? जी। अच्छा जी। अब जरा आप लोग सुन लें, मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन का लेक्चर दे रहा हूँ। कल फिजिकल क्लास है इंशाल्लाह ताला। तो कल फिजिकल क्लास में आप लोगों से मैं क्लास में क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, आप लोग मेरे सामने बैठ के ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई? ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी के बाद वाला क्वेश्चन निकाल लीजिए जरा। नवंबर, बहुत गौर से सुनना भाई, जो लोग अटेंडेंस है इन लोगों की, वो तो उनका तो बहुत फायदा होने वाला है। नवंबर 2013 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 3 निकाला? जी सर। अब जरा मुझे सिर्फ एक जवाब देना है और वो जवाब अभी नहीं देना, जब मैं पूछूंगा, जिससे मैं पर्टिकुलर नाम लेके पूछूंगा काइंडली वो जवाब देगा मुझे। मैं यहाँ पर पहले ओवरहेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाय नेम। यही इसी में फंसते हैं स्टूडेंट। फिर मैं दूसरी बात करूंगा आपसे। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, बोलना कोई नहीं, 6,000। लाइटिंग एंड हीटिंग, lighting and heating 4,500. Plant insurance 4,800. Rent 18,000 और सुपरविजन
राफे है क्लास में? नहीं आज राफे? हाँ बिल्कुल है, माशाल्लाह। तो राफे स्पेशली तौर पे तुम सुनना जरा, तुमने क्योंकि ये सवाल किया था तुम। अब मुझे आप लोगों ने जो पहला स्टेप सीखना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मुझे ये बताओ, जब ये ओवरहेड एक्सपेंसेस अलग अलग दिए जाएं और इनको अपॉर्चुन करना हो, और हमारे पास जो है वो इसके लिए जो सवाल में चीजें दी हों वो क्या क्या दिया हो, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी। ठीक है, ये इस तरह समझ लें, गेम की तरह आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब मैंने ये 1 2 3 4 5 6 आपको जो है वो पूल बता दिए। कॉस्ट पूल आपके ये हैं और आपके एक्सपेंसेस आपके ये हैं। हो सकता है इसमें से कोई 2 दफा लगे, 3 दफा लगे। अब आपने मुझे ये जवाब देना है बच्चों, क्या जवाब देना है आपने मुझे कि कौन सी चीज के एक्सपेंसेस को कहाँ रिकॉर्ड, बेस क्या होगी, यानी कि बेस जो है वो क्या बनाएंगे। अब मैं जिससे सवाल करूंगा मुझे बताना, मैं यहाँ पर मार्कर चेंज करके उसके साथ अटैच कर दूंगा कि लाइन डाल दूंगा मैं। अब सबसे पहला मेरा सवाल है इबाद। इबाद अपना माइक ऑन करो। इबाद भाई आवाज आ रही है तुम्हें मेरी, या फिर तुम घूमने फिरने निकले हो कहीं? अच्छा भाई, माइक नहीं चल रहा तो तुम भी नहीं चल रहा, इसका मतलब है। हिबा माइक ऑन कीजिए। यस सर। हाँ हिबा, अब आप मेरे सवाल का सिर्फ इतना सा जवाब दें कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट जो है वो इनमें से जो मैंने कलर चेंज करके लिखा है, इसमें से कौन सी चीज को बेस बनाया जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट के लिए? मैं क्या चीज को बेस बनाऊं? वैल्यू ऑफ प्लांट। वैल्यू ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही है। अब इस वैल्यू ऑफ प्लांट को हम यहाँ लिख देते हैं इस तरीके से। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन जो है वो वैल्यू ऑफ प्लांट, 4800 नहीं है, ये ऐसे करना चाहिए था बल्कि मुझे, वैल्यू ऑफ प्लांट। तो वैल्यू ऑफ प्लांट जो है वो ये आ जाएगा इसमें। सही है। तो अब आप सबको पता चलना चाहिए कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट हो, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हो, तो वैल्यू ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ प्लांट बेस बनाया जाता है। अभी मैं ये भी बता दूंगा कि कैलकुलेशन इसकी स्प्रेड कैसे की जाएगी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो है कौन बताएगा? बिलाल अपना माइक ऑन कर लीजिए जरा प्लीज। सैयद बिलाल। जी सर। हाँ बेटा, लाइटिंग एंड हीटिंग के लिए क्या चीज को बेस बनाऊं मैं, जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है? लाइटिंग एंड हीटिंग जो है उसको मैं क्या बेस बनाऊं कि उसके ऊपर डिवाइड हो जाए वो? तुक्का नहीं मारना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोल देना नहीं समझ में आ रहा, तुक्का नहीं मारना, समझ के बोलना, बेशक गलत बोलो लेकिन तुक्का नहीं मारना। लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग के लिए सर फ्लोर एरिया। बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखें कि लाइटिंग एंड हीटिंग का ताल्लुक जो है, क्योंकि लाइटिंग एंड हीटिंग जो है वो फ्लोर के हिसाब से डिवाइड की हुई होती है, तो फ्लोर एरिया जो है वो इसके लिए यूज किया जाएगा। तो फ्लोर इसके एरिया अलावा और क्या हो सकता था?
बस लाइटिंग एडिटिंग का फ्लोर एरिया है। अच्छा जी, और आ जाएं। अच्छा, अहमद मुनीर, अहमद मुनीर जी बताओ, नेक्स्ट बताओ। प्लांट इंश्योरेंस, आसान है बहुत। मैं वैल्यू ऑफ प्लांट। जी, प्लांट इंश्योरेंस जो है वो वैल्यू ऑफ प्लांट, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ प्लांट पर आपका डेप्रिसिएशन भी वैल्यू ऑफ प्लांट पर होता है, और प्लांट का जो इंश्योरेंस है, प्लांट या मशीनरी या नॉन करंट एसेट जो भी है, वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ क्या कहते हैं, इंश्योरेंस ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये सब जो है वो वैल्यू ऑफ प्लांट पे बेस किए जाएंगे। सही है भाई। अब आ जाए जरा नूरुल अमीन, माइक ऑन करो। जी सर। नूरुल अमीन, क्या रिजल्ट रहा तुम्हारा, तुम बताया नहीं। सर क्लियर हो गए सारे पेपर। अच्छा, ग्रेड सही नहीं आया क्या? नहीं, ग्रेड सही है। अच्छा, चलो अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई। खुश हो ना तुम? जी जी। चलो अल्लाह का शुक्र है, अब इधर इम्प्रूवमेंट करो। और अब मुझे बताओ, ये बताओ कि रेंट जो है उसके लिए मैं किस चीज़ को बेस बनाऊंगा। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम मुझे बता देना, मुझे नहीं आता तुक्का नहीं लगाना, और अगर आता है तो फिर मुझे बता देना समझ के, बेशक गलत बताओ। रेंट के लिए मुझे क्या बेस बनाना पड़ेगा? यस, जल्दी बताओ बच्चे। सर इसके रेंट के लिए जो है हम इसको, ये क्लियर मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन ये कुछ लिखा हुआ है। नंबर बता दो कौन सा, अब क्लियर दिख रहा है? हाँ सर, ये, हाँ ये 2500 के साथ जो लिखा हुआ है। 25,000 के साथ जो लिखा हुआ है, हाँ मशीन आर लिखे हुए। जी। ठीक है, रेंट सर का ताल्लुक फ्लोर एरिया होगा। कौन बोला ये? सर मैं। तो तुम पहले मशीन आर बोल रहे थे। सर मैं हमजा। हमजा, तुमसे पूछा किसने है अभी? बेटा तुम आओ ना, कल बताता हूँ तुम्हें क्लास में। रेंट जो सॉरी सर। है, रेंट और रेंट जो है उसका ताल्लुक भी क्योंकि फ्लोर एरिया से होता है, स्पेस से होता है कि कितना स्पेस एक्वायर्ड किया हुआ है किसने। तो इसका हमेशा याद रखो कि फ्लोर एरिया जो है वो इसका बेस बनती है। तो फ्लोर एरिया जो है वो रेंट की बेस पर जाता है, फ्लोर एरिया। ठीक है भाई, तो ये चीजें अगर आपको बेस समझ में आ गई तो ऑपरेशन तो करना मसला ही नहीं है, मैथमेटिकल है। जल्दी से बताओ, आखिरी आखिरी लाइबा आप बताओ। लाइबा, जी सर। हाँ बताओ, सुपरविजन के लिए क्या होगा? सोच समझ के बोलना बेटा। ये रहा सामने आपके, सुपरविजन के लिए क्या होगा, सोच समझ के बोलना। और नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा तो बता देना कि सर मुझे बिल्कुल ही क्लियर नहीं हुआ ये, ताकि फिर हम उस हिसाब से सर नंबर ऑफ सुपरविजन। एम्प्लॉइज। हाँ गुड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पर हमेशा सुपरविजन या सर वेजेस या आपने ये पेरोल दिया 18,000 के बराबर में क्या लिखा है? 18,000 के बराबर में नंबर ऑफ ऑर्डर स्टोर। भाई मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। अच्छा ये बता दिया। सर सुपरविजन में ऑर्डर्स नहीं आएंगे? सुपरविजन में ऑर्डर क्यों आएंगे? ऑर्डर सुपरविजन में स्टोर में सुपरवाइजर आएगा ना, वो तो ऑर्डर तो सुपरवाइज तो स्टोर में आते हैं एम्प्लॉइज बेटा। को करते हैं ना। हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सुपरविजन जो है वो सारे के, सुपरविजन का मतलब होता है कि वो किसकी सुपरविजन कर रहा है बेटा? ऑर्डर की सुपरविजन कर रहा है, जो उसको ऑर्डर मिला। ऑर्डर तो स्टोर में यूज होता है ना, कि हमने अब क्या एक दफा जरा साफ लिख लेते हैं कि जब भी कोई डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन, ये लिख लेना अपने पास, काम की बात है ये। डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स किसी भी चीज का हो या किसी इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस ऑफ नॉन करंट एसेट हो, तो उसकी बेस क्या होती है? डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स हो
या फिर इंश्योरेंस ऑफ नॉन करंट एसेट्स हो तो उसकी बेस होती है कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। ये हमेशा याद रहेगा अब आपके, ठीक है भाई। इसी तरीके से कोई भी आपकी लाइटिंग एंड हीटिंग है, जैसे लाइटिंग एंड हीटिंग है, यूटिलिटीज लाइटिंग एंड हीटिंग है, और आपका क्या होता है भाई, रेंट है, रेंट एंड रेट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए फ्लोर एरिया यूज होता है, इसके लिए फ्लोर एरिया यूज होता है, ठीक है। और इसके अलावा बिल्डिंग या प्रीमिसेस इंश्योरेंस हो, उसके अंदर भी आपका फ्लोर एरिया यूज होता है। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप बेस बनाते हैं फ्लोर एरिया को। अब आप कंफ्यूज ना हो जाना, इंश्योरेंस बिल्डिंग या प्रीमिसेस का होगा तो फ्लोर एरिया होगा, इंश्योरेंस किसी पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट का है तो बेस नॉन करंट एसेट की कॉस्ट होगी। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने क्या बताया कि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, पावर भी हो, पावर कहाँ आएगा? पावर इलेक्ट्रिक यूज हो, इलेक्ट्रिक यूज पे आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक यूज नहीं दिया हुआ तो फिर मेंटेनेंस वगैरह और पावर सारा मशीन आवर्स के ऊपर आएगा, ठीक है। ठीक है। अब आप आ जाएं इनडायरेक्ट वेजेस, पेरोल के नाम से लिखा हुआ आ जाए, ये जैसे अभी सुपरविजन आ गया था, ये सब सुपरविजन वगैरह जो है ये कहलाती है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएंगे, ठीक है भाई। और इसके अलावा स्टोर, स्टोर आ गया तो नंबर ऑफ ऑर्डर या स्टोर का आ जाएगा। तो जैसे स्टोर है तो नंबर, स्टोर के अंदर अब वो कहता है ना, अब इसने ऊपर भी दिया हुआ था कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहाँ आएंगे, तो नंबर ऑफ स्टोर, स्टोर की जो कॉस्ट है जो रीअपर्शन होगी, जो रीअपर्शन होगी वो जाएगी आपकी नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ये इस तरह की लैंग्वेज जो है आपको यूज करना अगर आ जाए तो कोई इशू नहीं होगा कि आप इसको ना कर पाए, ठीक है। अब अगर आ गया मशीन मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, तो मशीन मेंटेनेंस जैसे आ गया तो मशीन आर आएगा इसका, ठीक है भाई। तो ये आप जो है कभी भी परेशान नहीं होंगे अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाएं। तो मैंने ये पूरा कंक्लूजन कर दिया है, किसी इस तरह लिखा हुआ नहीं होता, आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको बेस बनाना आती हो। अच्छा, अब फर्ज कर लेते हैं इसी सवाल को, सर कल मैं आपको बेस बनाना हाँ आती है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता आगे। यानी कि वो जो शीट हमने बनवाई थी वो समझ में नहीं आ रही ना लड़की? जी सर, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत मुश्किल लग रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ कराया है? जी सर, जो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना सिखाई थी ना। हाँ हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट तो निकालना सिखाई बेटा, वो तो मैं वो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी, क्योंकि मटेरियल लेबर ओवरहेड बार बार 2-3 दफा करोगी ना तो एक ही प्रोसीजर है तो फिर समझ में आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लो, पहली दफा में तो जारी बात है, नई चीजें तो मुश्किल लगती है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है उसकी वैल्यू आप कितनी दी हुई थी, जल्दी से देखो। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 6000। और इसकी बेस क्या थी डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट की? मैं ऐसे ही रफली कर रहा हूँ ताकि कल तुम लोग कर सको। तो अगर हम डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट लिखते हैं
और उसकी वैल्यू जो है वो 6000 है, तो आपके पास 4 डिपार्टमेंट हैं। बहुत गौर से सुनना भाई, बस 5-10 मिनट की बात है। मशीनिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सर कौन सा क्वेश्चन? इसी सवाल की बात कर रहा हूँ जो अभी मैंने लिखवाया है, जिस सवाल की आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये वाला सवाल है बेटा। नवंबर 2013 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं कल आप लोगों से सवाल करवाऊंगा क्लास में, इसको स्टडी करके आइएगा। थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ इसीलिए ताकि रिवीजन हो जाए। सिर्फ राफिक ने अच्छी बात मुझे बता दी तो मैं दोबारा इसको पूरा शीट बना के दिखा रहा हूँ और बेस बनवा रहा हूँ। कल मैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को भी क्लियर कराऊंगा, लेकिन आप लोगों से पहले ये शीट बनवाऊंगा। उसके लिए थोड़ी सी मैं ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा हूँ ताकि कल हमारा टाइम सेव हो जाए, तो हम ज़्यादा चीज़ें कर सकें। तो 4 डिपार्टमेंट है, मशीनिंग, फिनिशिंग और स्टोर, बल्कि 3 डिपार्टमेंट है, मशीनिंग, फिनिशिंग, स्टोर। अब आप मुझे ये बताइएगा, स्टोर जो है वो है सर्विसेज डिपार्टमेंट और मशीनिंग और फिनिशिंग जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब आप मुझे बताएं कि डेप्रिसिएशन जो 6000 का प्लांट का है वो हम कैसे इन तीनों में डिवाइड करेंगे। तो फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट। अब आप सवाल में गए, आपने देखा कि यार वैल्यू ऑफ प्लांट कितनी दी हुई है। देखें वैल्यू ऑफ प्लांट कितनी दी हुई है, जल्दी से देखें। वैल्यू ऑफ प्लांट कितनी दी हुई है? 86,000, 8,000, 2,000। नजर आ रहा है? नजर आ गया? वैल्यू ऑफ प्लांट दी हुई है 86,000, 1000 हटा के उसमें लिखा हुआ है, और 8,000 और 2,000। भाई जब तक खुद समझोगे नहीं ना तो मैं प्लेट में रखकर तो ला नहीं सकता सारी चीजें। आपके सामने लिखा हुआ है, 1000 हटा के लिख देते हैं। चलो 1000 से हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं, हम तो रेशियो निकाल देना। तो ये डिपार्टमेंट पहले, दूसरे, तीसरे डिपार्टमेंट में 86,000, 8,000, 2,000 जो है वो प्लांट की कॉस्ट है। तो जहां जहां प्लांट यूज हो रहा है उसकी बेस पर ये सारी चीजें आ जाएंगी।